नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे तुर्की आक्रमणों के बारे में कि भारत पर तुर्की आक्रमण किस प्रकार से हुआ था और किन किनों ने तुर्की आक्रमण किया था। इनसे संबंधित जानेंगे कि आखिर तुर्की जो आक्रमणकारी थे, जो इतिहास में इनका नाम आया है कि इनका उदय किस प्रकार से हुआ और कहां से ये तुर्की आक्रमण भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं तुर्की आक्रमण। किसकी? तुर्की आक्रमण। इसके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा आखिर तुर्की थे कौन और इनके जो क्रम है तुर्कों का, कि भाई जो तुर्की जनजाति थी, यहां से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति या शासक हुए जो कि भारत पर आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो तुर्की शासन था, तुर्की शासन व्यवस्था जो थी वो जनजातीय संगठन पर आधारित थी। यानी तुर्की लोग जो थे वो जनजातीय जनजातीय लोग थे। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार तुर्कियों के बारे में हमें क्रम कहां से जानकारियां मिलती हैं। तो हमें यह मालूम होता है कि जो तुर्की शासन व्यवस्था थी वो जनजातीय संगठन पर आधारित थी और मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा जो थे, भाई जहां से हमें यह मालूम चलती कि ये तुर्की थे, तो कौन थे? मोहम्मद पैगंबर थे। उनके बाद में जो इस्लाम में व्यक्ति जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी पैगंबर जी के बाद में वो खलीफा आते हैं। तो खलीफाओं की हमें क्या है, क्रम से जानकारी कि मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा कौन कौन से थे क्रम वाइज। तो कौन से थे? अबू बकर उमर, यानी कि अमीर उल मोमीन उस्मान तथा अली थे। यानी मोहम्मद पैगंबर के बाद में खलीफा यानी कि पूजनीय तुर्की या इस्लाम या मुसलमानों में जो पूजनीय थे वो मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम में जो नंबर आता वो खलीफाओं का। तो खलीफा उस समय कौन कौन थे इनके? तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये इनके खलीफा थे। कुरान में खलीफा का मतलब क्या होता है, अभी हम जो जानकारी ले रहे हैं मेरे प्यारे साथी, वो तुर्कियों के बारे में ले रहे हैं और तुर्कियों किस प्रकार से आक्रमण करेंगे फिर उनके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का यानी इतिहास का, इसमें पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूर नहीं है कि तुर्की जो शासक थे उनसे ही संबंधित आए, उनके खलीफा कौन थे और कहां से ये इनका तुर्कियों का उदय हुआ, कहां से किस प्रकार से, ये हमें इतिहास में इन्हें जानने के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहां से किस प्रकार से मिलती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कुरान में खलीफा का जो मतलब होता है वो ये होता है, खलीफा यानी पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। खुदा का कौन? प्रतिनिधि। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम में खुदा का जो प्रतिनिधि था वो यही थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये थे खुदा के धरती पर प्रतिनिधि, पृथ्वी पर। खलीफाओं की पहली राजधानी, अब हम जानते हैं तुर्कियों में कि खलीफाओं की पहली राजधानी कौन सी थी। सबसे पहले खलीफाओं ने जो राजधानी बनाई वो मदीना बनाई। उसके बाद में क्रम वाइज खलीफाओं की पहली राजधानी मदीना थी। उसके बाद में उमय्या वंश के शासक थे जिनका नाम था ययाजिद। ययाजिद के समय में राजधानी कहां पर हो गई? दसिमक। इनकी राजधानी कहां हो गई? दसिमक। अब ये किन की राजधानी है वो भी समझ लीजिए कि खलीफाओं की पहली राजधानी मदीना थी।
उसके बाद में शासन का दौर आता है उमय्या वंश के शासकों का, जिनका नाम था याजिद। याजिद इनका नाम था शासक का। इनके समय में यानी ये याजिद के समय में खलीफाओं की राजधानी कौन सी हो गई? दशमक, दसीमक। पहले मदीना, दूसरा नंबर हो गया दसीमक का। इनके बाद में अब्बासी खलीफा, इनके बाद में अब्बासी खलीफा यानी अरबी खलीफाओं ने राजधानी कौन सी बना दी? बगदाद बनाई। अब आप ये जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि किनकी राजधानी कहां कहां पर थी। तो खलीफाओं की पहली राजधानी मदीना, फिर याजिद के समय में दसीमक और अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी बगदाद को बनाया। इनके बाद में तुर्कों में जो शासन आता है यामनी वंश के शासकों का, जिनका जो शासक था अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने कहां पर राजधानी बनाई? गजनी में। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर समझें कि खलीफाओं के बारे में जो ऊपर थी तुर्कियों के खलीफाओं के बारे में यह जानकारी थी। इसके बाद में अब तुर्की शासकों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि भाई खलीफाओं के बाद में, क्योंकि शासकों को अगर कोई जिम्मेदारी या पद या सुल्तान बनने की या शासक बनने की जो पदवी देते थे वो ये खलीफा ही देते थे। तो इसलिए पहले मदीना, फिर दसीमक और फिर बगदाद, इन तुर्की खलीफाओं की राजधानियां बनती हैं। इनके बाद में तुर्की साम्राज्य पर शासन करते हैं यामनी वंश के शासक अल्पतगीन। इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? गजनी को बनाया था। और इनका पुत्र था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन इनका पुत्र था। अब हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर किस प्रकार तुर्कों ने आक्रमण किया और कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो ये थोड़ी जानकारी उन्हीं शासकों के और उन्हीं के खलीफाओं से संबंधित जानकारी थी। तो सुबुक्तगीन का जो सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क शासक था जिसने भारत पर यानी भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण भी किस पर किया था? हिंदू शाही शासक थे जयपाल उस समय। जिस समय सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर इन्होंने आक्रमण कर उसे हराया था। किसने? सुबुक्तगीन ने, जो कि प्रथम तुर्क शासक माने जाते हैं। इनकी विजयों से, यहां पर आप देखिए, जब सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया तो इनकी विजयों से यानी इनकी जीत से, इनके युद्ध में विजय प्राप्त करने से खुश होकर, उत्साहित होकर महमूद गजनवी, किसने? महमूद गजनवी ने, जो कि 998 ईस्वी में शासक राजा बनते हैं और 1030 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अब 1030 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन के दौरान ये बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं, गजनी, उसके आसपास के क्षेत्र और कुल मिलाकर भारत पर भी, भारत के आधे से ज्यादा भूभाग पर भी ये आक्रमण करते हैं। तो ये इनका राजा बनने का समय और शासन करने का समय है। ये शासक बनते हैं 1023 तक। ये 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। लेकिन किसकी? उससे सुबुक्तगीन की विजय से उत्साहित होकर करते हैं। कहीं कहीं पर ये जो 1000 ईस्वी है ये 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो मान्य है वो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक
ये 17 बार आक्रमण करते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको जानकारी दी। इन आक्रमणों का जो उल्लेख करने वाले विद्वान हैं, इन आक्रमणों का उल्लेख करने वाले विद्वान कौन है? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने इन आक्रमणों का विवरण दिया है, यानी उल्लेख किया है। इनके बाद में मुस्लिम इतिहासकार, जो कि इन आक्रमणकारियों के दरबारी विद्वान थे, ठीक है, तुर्कियों के, तुर्की शासकों के, तो वो मुस्लिम इतिहासकार भी थे, ठीक है। तो उन्हें क्या है, उन्होंने क्या करा था? मुस्लिम इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान आजम कहते हैं जिसे, इन्होंने उन्हें सुल्तान आजम माना। आक्रमणों के बारे में जानकारी देते हैं हेनरी इलियट। और मुस्लिम इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं महमूद गजनवी प्रथम सुल्तान थे, यानी प्रथम आजम। आजम का मतलब है दुनिया के पहले सुल्तान। मुस्लिम इतिहासकार इन्हें मानते हैं, किसको? महमूद गजनवी को। लेकिन इनके सिक्के जो हैं, क्योंकि जब ये इन्हें सुल्तान मानते हैं, सुल्तान आजम मानते हैं, तो जब ये राजा थे तो इन्होंने अपने सिक्के भी प्रचलन किए। और जब सिक्के प्रचलित किए तो इनके सिक्कों पर जो हमें जानकारियां मिलती हैं हमारे इतिहासकारों के द्वारा, इनके सिक्कों पर क्या है? केवल अमीर महमूद अंकित किया गया है, यानी अमीर महमूद सिक्कों पर अंकित किया गया है। सिक्कों के आधार पर उन्हें सुल्तान नहीं माना गया है। बगदाद के खलीफा जो थे, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्हा, क्योंकि ये खलीफाओं से ही सारी नियुक्ति पत्र लेते थे, पदवी लेते थे, सुल्तान के लिए मान्यता लेते थे। तो कौन थे? बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्हा। इन्होंने इसे क्या? यमीन उद्दौला तथा अमीन उल मिल्हा की उपाधि दी। बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने केवल मोहम्मद गजनवी को उपाधियों से सम्मानित किया था, इन्हें सुल्तान की मान्यता नहीं दी थी। यानी यमीन उद्दौला का मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्हा का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। अमीन उद्दौला का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का, सुल्तान का दाहिना हाथ, सुल्तान और साम्राज्य का दाहिना हाथ। और अमीन उल मिल्हा का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षण की उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्हा के द्वारा मोहम्मद गजनवी को दी गई थी। इसी अवसर पर जब इनको ये उपाधियां मिली थी, तो इसी अवसर पर इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की शपथ ली थी कि भाई अब मुझे ये उपाधियां मिल गई हैं खलीफाओं से, अब मैं भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा। शपथ ली थी इन्होंने। इनका जो उद्देश्य था वो इस्लाम का प्रचार नहीं था। बहुत सारे विद्वानों में इस तरीके से मतभेद है कि कुछ तो इन्हें लुटेरा मानते हैं, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। तो इनका जो काम था वो इस्लाम का प्रचार नहीं था, धन लूटना था। लेकिन इनका दरबारी कवि क्या कहता है? इनका दरबारी कवि कहता है उतबी। कौन थे इनके दरबारी कवि? उतबी। वैसे तो इनके अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी समकालीन थे, लेकिन इनके दरबार में जो उतबी थे वो कहते हैं कि जिहाद, वो इन्हें मानते हैं जिहाद, यानी इस्लाम का जो इन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे, उतबी उन्हें जिहाद मानते हैं। और
इस्लाम का प्रचार करने वाले और बुत प्रस्ती को समाप्त करने वाले मानते हैं। बुत प्रस्ती यानी मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्तियों का खंडन करने वाले। तो यहां बुत प्रस्ती से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि बुत प्रस्त यानी मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है। ठीक है, इनका जो अधिकार था, क्योंकि अब मैं मेरे प्यारे साथियों हम जो जानकारी ले रहे हैं वो ये कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर, महमूद गजनवी ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किए थे उनके बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि उतबी ने आक्रमणों को क्या कहता है, जिहाद मानता है उतबी, और कहता है कि इस्लाम का प्रचार करते थे और मूर्तियों की बुत प्रस्ती को ये समाप्त करना चाहते थे। तब मूर्ति पूजा समाप्त होगी तो भाई वो कहते थे जब राजा होंगे तो फिर ये इस्लाम कबूल भी करवाते थे। ठीक है ना, तो इसलिए इस्लाम का प्रचार आया है। इनके अधिकार में कौन सा क्षेत्र था, पंजाब और मुल्तान। इनका जो साम्राज्य था पंजाब और मुल्तान पे था। इनके समय में मुल्तान और सिंध पर मुसलमानी राज्य था। कौन सा, उत्तर पश्चिम भागों पर कौन था भाई, देखो इसके मोहम्मद महमूद गजनवी के समय में मुल्तान और सिंध पर मुसलमानी शासकों का राज था। ठीक है, मुसलमानी शासकों का राज्य था। लेकिन उत्तर पश्चिमी भागों पर उस समय महमूद गजनवी के समय में हिंदू शाही राज्य था। यानी उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही और पंजाब और मुल्तान में मुसलमानी राज्य। और कश्मीर में था उस समय, महमूद गजनवी के समय कश्मीर में ब्राह्मण वंश का राज्य था, जिसकी शासिका कौन थी, दिद्धा, जिसकी शासिका दिद्धा थी, जो कि लोहार वंश की राजकुमारी थी और उत्पल वंश के राजा सोमेंद्र गुप्त से इनका विवाह हुआ था। सोमेंद्र गुप्त की मृत्यु होने के बाद ही इन्होंने साम्राज्य का शासन संभाला था और 50 वर्षों तक शासन भी किया था। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का राजा था प्रतिहार। कन्नौज पर किसका शासन था, प्रतिहारों का। और इनका राजा था राज्यपाल। और बंगाल पर किसका शासन था, पालों का। पालों का शासक उस समय कौन था, महिपाल प्रथम। ये सभी राजाएं महमूद गजनवी के समकालीन थे और समकालीन राजाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। इनका जो पहला आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण सीमांत दुर्ग पर, यानी सीमा के नजदीक जो दुर्ग बने हुए थे, किले बने हुए थे, उनका नाम सीमांत दुर्ग यानी किला, उस पर 1000 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इतिहास में इनका जो पहला आक्रमण दिखाया गया है वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर पहला आक्रमण दिखाया गया है, जबकि 1000 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण सीमांत दुर्ग पर किया था 1000 ईस्वी में। उसके बाद 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर यह आक्रमण करते हैं और अपमानित कर इन्हें संधि करने के लिए विवश भी करते हैं। इनके बाद इनका जो आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, वो 1004 से 5 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर यह शासन आक्रमण करते हैं। मुल्तान पर उस समय कौन से शासक थे, अबुल फतेह दाऊद राजा थे, जो कि यहां पर शासन करते थे। मुसलमानी कौन से थे, इनका संप्रदाय कौन सा था, करमाती संप्रदाय के ये राजा थे, जो कि मुसलमानों में विधर्मी संप्रदाय माना जाता है। इनके बाद क्या होता है कि महमूद गजनवी अपने प्रतिनिधि को यहां पर छोड़कर गजनी लौट जाते हैं। जब ये गजनी लौट जाते हैं तो इनका प्रतिनिधि था नौसा
नौसा शाह, जो कि अपने आप को स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है। इनका ही प्रतिनिधि जब ये गजनी चले जाते हैं महमूद गजनवी, तो इनका ही प्रतिनिधि पंजाब में अपनी मुल्तान में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। तो क्या करते हैं महमूद गजनवी 1008 ईस्वी में उसे दंड देने के लिए उल्टे आते हैं, उसे दंड देने के लिए वापस आते हैं। वापस आने के बाद में दोबारा 1010 और 11 में 1010 और 1011 ही ईस्वी में ये मुल्तान पर दूसरा आक्रमण करते हैं। महमूद गजनवी मुल्तान पर दूसरा आक्रमण करते हैं और उसके बाद में वह उसे गजनी राज्य में मिला लेते हैं। कौन? महमूद गजनवी। इनके जो अभियान है वो 1006 ईस्वी में नगरकोट, जिसका नाम प्राचीन भीमनगर है, उस पर आक्रमण करते हैं। विजय अभियान के दौरान भाई ये गजनी के अभियान है कि गजनी ने किस प्रकार से कौन कौन से सनों में किन किन जगहों पर आक्रमण किए। और ये यहां से मूर्ति पूजा, जब नगरकोट पर आक्रमण करते हैं तो ये मंदिरों को खंडित करते हैं, बुत प्रस्ती करते हैं, यानी मूर्तियों को तोड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद 1012 और 13 ईस्वी में ये थानेश्वर में आक्रमण करते हैं। और थानेश्वर से जब ये आक्रमण करते हैं तो बहुत सारा धन वहां से लूटते हैं और वहां से चक्र स्वामी की मूर्ति, काश्य मूर्ति, चक्र स्वामी की काश्य मूर्ति को ये यहां से उठाकर गजनी ले जाते हैं और उस मूर्ति को रणभूमि के बीच, यानी रणभूमि के मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। ये थानेश्वर के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद ये मथुरा और कन्नौज पर, यानी 1016 मथुरा और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर ये आक्रमण करते हैं। इनके बाद में महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है, जो सबसे प्रमुख आक्रमण है, वो 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय सोमनाथ के मंदिर पर भीम पृथ्वी, चालुक्य शासक भीम पृथ्वी का प्रथम का शासन था। ये इस मंदिर को खंडित भी करते हैं और बहुत सारी धन संपदा भी यहां से लूट कर गजनी ले जाते हैं। इनका जो अंतिम आक्रमण है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में होता है। किसके खिलाफ? जाटों और खोखरों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जाटों और खोखरों ने गजनवी जाते समय बहुत भयंकर युद्ध किए थे, जिनसे इन्हें बहुत ज्यादा हानि और धन की क्षति का सामना करना पड़ा था। इसलिए 1027 में महमूद गजनवी जाटों को और खोखरों से युद्ध करते हैं, इन्हें दंड देने के लिए। इनके बाद पंजाब से ये प्रत्यक्ष शासन करते हैं। भाई अब ये महमूद गजनवी पंजाब से प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। उसके लिए ये सेना गठित करते हैं, और सेना की कमान किसको देते हैं? पंजाब में ये अपने, जो इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, उसमें क्या करते हैं, ये उस साम्राज्य को चलाने के लिए पंजाब में एक सेना का गठन करते हैं कि भाई हमारी सेना यहां रहेगी और यहां से ही हम अपने सैनिक अभियानों को पूरा करेंगे। तो उस सैनिक अभियान में ये क्या करते हैं, उसकी जो कमान थी, सेना की कमान, जो सेना संगठित करते हैं, तिलक, क्या था? तिलक नाम का हिंदू था। तिलक और सेवंदराम, कौन था? सेवंदराम। तिलक और सेवंदराम को ये, यानी कि जो कि हिंदू थे, उनके हाथ में सेना की कमान को सौंप देते हैं कि आप हमारी सेनाओं को देखेंगे। तो महमूद गजनवी के दरबार की अगर अब बात करें, तो महमूद गजनवी के दरबार में
अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के ही साथ, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो अलबरूनी उनके साथ ही आए थे, ठीक है, उनके साथ आए थे। और उन्हीं आक्रमणों का विवरण और उस समय घटित घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी घटनाएं थी, अलबरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में इन्होंने लिखा था। इस और इन्होंने भारतीयों से क्या क्या ऐसी चीजें सीखी थी उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल दर्शन आदियों की समीक्षा की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अलबरूनी ने भारत से क्या क्या चीजें, गणित, इतिहास, भूगोल और खगोल दर्शन की समीक्षा की थी। इसके बाद महमूद गजनवी जी के जो सिक्के उस समय चलते थे, उस समय महमूद गजनवी के सिक्के जो इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य बनाया था उसमें चलते थे। तो इनके सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा था संस्कृत भाषा में, एक तरफ इनके सिक्कों पर कलमा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ सरस्वती देवी की आकृति युक्त सिक्के इन्होंने चलाए थे। किसने? महमूद गजनवी ने आकृति युक्त सिक्के इन्होंने चलाए थे। कागज का प्रयोग करने वाले भी सबसे सर्वप्रथम मुसलमान ही थे। कागज का प्रयोग करने वाले सबसे पहले मुसलमान थे और इनके द्वारा तुर्की जो सैनिक संगठन बहुत अच्छा मजबूत था, इनके द्वारा तीरंदाजी बहुत अच्छी तरह ये इनके सैनिक निपुण थे तीरंदाजी में। तो उस समय जो धनुष चलाते थे तुर्की सैनिक जो थे वो जो धनुष चलाते थे उस धनुष को नावक नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटनाएं थी ये महमूद गजनवी जी के द्वारा उस समय घटित महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके बारे में हमने जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको तुर्की आक्रमण के समय उनके खलीफाएं, उनकी राजधानियां और महमूद गजनवी जी के द्वारा और उनके पूर्वजों के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण और वो आक्रमण किन शासकों के ऊपर किए गए, कितनी बार किए गए, कौन से सन में किए गए, कहां कहां पर किए गए और उस समय जिन जगहों पर इन्होंने किए वहां से इन्हें क्या क्या चीजें मिली, उनके बारे में मेरे प्यारे साथियों आपको जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।